दिल्ली के पेपर लीक पर चुप्पी और झारखंड के जेपीएससी पर सवाल और सीधे सीधे सीएम हेमंत से इस्तीफे की मांग। अशोक के सिवा भी कुछ लोग हैं ना, उनकी कहानी का भी पटाक्षेप होने वाला है। खबर यह है कि 2 से 4 दिनों में कुछ ऐसे खबर भी सामने आएंगे जिसके बाद जो लोग क्रांति मचा रहे हैं झारखंड की सड़कों पर, गलियों पर, उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। आशुक की दुकानदारी बंद हुई है तो कल दूसरे की दुकानदारी भी बंद होने वाली है या इसकी संभावना है। दरअसल सुमन सौरभ ने 100 में से महज 48 प्रश्नों का ही जवाब दिया था और इस 48 प्रश्न के साथ वह पीटी परीक्षा पास कर गया था। अब पास किसके साथ किया हो? बाबूलाल मरांडी जिस दिन यह खुलासा कर देंगे ना कि किनके इशारे पर यह खेल हुआ था, ठीक है, अभी प्रारंभिक रूप से लगता है कि सारा कसूरवार बाबूलाल मरांडी का है, लेकिन जिस दिन बाबूलाल मरांडी ने यह खुलासा किया कि वो फाइल किसके इशारे पर रोकी गई थी और कौन थे वे चेहरे जो दिल्ली से डिक्टेट कर रहे थे बाबूलाल मरांडी को कि जेपीएससी में इसको रखो, जेएससीसी में इसको रखो, और उसके कारण आज जेपीएससी और जेएससीसी में मवाद फैला हुआ है। याद कीजिएगा उस दिन झारखंड भाजपा में भूकंप आ जाएगा। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, कॉकरोच अभी भी झारखंड की सड़कों पर, झारखंड की गलियों में जमे हुए हैं और अब उनकी डिमांड तेज होती नजर आ रही है, लेकिन ठीक उसी तरीके से सरकार या कहें एजेंसी पूरी रफ्तार के साथ इस मकड़ जाल को उधेड़ती नजर आ रही है। कल ही मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि यदि इस मूवमेंट को सफलता के मुकाम तक ले जाना है, यदि इस मूवमेंट को छात्रों के हित में रखना है, यदि इस मूवमेंट को झारखंडियों के हित में रखना है, तो इसका नॉन पॉलिटिकल होना बेहद जरूरी है। और मैंने तब भी कहा था कि यदि इसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग जुटेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के स्टूडेंट विंग जुटेंगे, तो निश्चित मानिए कि इस आंदोलन का बंटाधार हो जाएगा और यह आंदोलन अपने मुकाम तक नहीं पहुंचेगा। कल ही मैंने उन तमाम छात्रों को, उन तमाम नौजवानों को बधाई दी थी और चेतावनी भी दी थी कि यदि आपको छात्रों के मुद्दे पर ही लड़ाई लड़नी है, झारखंड के हित में लड़ाई लड़नी है, तो एकदम किसी भी राजनेता को अपने मंच पर चढ़ने नहीं दें। राजनेता किसी पार्टी का हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, उनका चेहरा अब इतना साफ नहीं रहा है या कहीं इतना दागदार हो चुका है कि वे किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करने की हैसियत में नहीं है। और जब मैं यह बात कह रहा था तो कई लोग हंसी उड़ा रहे थे। हंसी इसलिए उड़ा रहे थे कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास अनुभव होता है और ये लड़के जो सड़क पर हुंकार भर रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। मानता हूं साहब, एक्सपीरियंस की कमी होगी, लेकिन कम से कम इनके पास ईमानदारी है। यदि आपके पास ईमानदारी है तो सब कुछ है, उसके सिवा जो कमियां होगी पूरी कर ली जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही मैंने कल यह कार्यक्रम किया और उसके बाद आप तक यह खबर पहुंच चुकी होगी सुमन सौरभ की। सुमन सौरभ कौन है? सुमन सौरभ बड़का गांव के जो आंसू का एक बड़ा चेहरा है, उनके बेटे। और आंसू का स्टूडेंट भी सड़क पर उतर करके सीएम हेमंत मुर्दाबाद नारे लगा रहा था। आपने आंसू मूवमेंट के तमाम नेताओं के मुंह से कभी पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे भी सुने थे क्या? और पेपर लीक हुआ था दिल्ली में, जब नीट पेपर लीक, तब क्या आंसू सड़क पर उतरी थी क्या? तब तो चुप्पी। आने दिल्ली के पेपर लीक पर चुप्पी और झारखंड के जेपीएससी पर सवाल और सीधे सीधे सीएम हेमंत से इस्तीफे की मांग। मुख्य रूप से 3 ऑर्गेनाइजेशन झारखंड की सड़कों पर है, 3 प्रकार के कॉकरोच झारखंड की सड़कों पर है। एक तो आंसू वाले, जिनके आगे क्या करेंगे, क्योंकि सुमन सौरभ का नाम तो आ गया और ये सुमन सौरभ वही है जिनका OMR सीट जो था सोशल मीडिया में घूम रहा था। अब उन्होंने सीआईडी को स्वीकार कर लिया, जहां वे सेटिंग गेटिंग के सहारे ही परीक्षा पास करने में सफल रहे थे। तो क्या अब आंसू वाले सुमन सौरभ के जो पिताजी हैं उन पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या? जांच एजेंसी जो करनी होगी वो तो करेगी। सुमन सौरभ की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुमन सौरभ की कहानी लाने का एकमात्र उद्देश्य मेरा यही था कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई भी ऐसा चेहरा बचा ही नहीं है जिसका चेहरा बेदाग हो। और खबर यह है, सिर्फ आंसू की बात नहीं है, आंसू के सिवा भी कुछ लोग हैं ना, उनकी कहानी का भी पटाक्षेप होने वाला है। खबर यह है कि 2 से 4 दिनों में कुछ ऐसे खबर भी सामने आएंगे जिसके बाद जो लोग क्रांति मचा रहे हैं झारखंड की सड़कों पर, गलियों पर, उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। यानी आज आंसू की दुकानदारी बंद हुई है तो कल दूसरे की दुकानदारी भी बंद होगी, होने वाली है या इसकी संभावना है। और यदि ऐसा होता है, यदि नहीं कहा जाए, बिल्कुल खेल हुआ है। और खेल आंदोलन के नाम पर छात्रों को सड़क पर उतारने का दावा करने वाले, बदलाव का दावा करने वाले, बगावत का दावा करने वाले, झारखंडी का दावा करने वाले तमाम लोगों ने किया। इसलिए मैं कल भी कह रहा था कि यदि मुकाम को सफल बनाना है, यदि स्टूडेंट हित की लड़ाई लड़नी है, यदि झारखंड की लड़ाई लड़नी है, झारखंड के नौजवानों की लड़ाई लड़नी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो बेहद छोटा ही क्यों ना हो, अपने मंच पर स्थान नहीं दीजिए। तो सौरभ सुमन की कहानी से साफ हो गई। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, 1-2 दिनों में कुछ ऐसे चेहरे जो झारखंड में क्रांति का दावा करते हैं, क्रांतिकारी होने का दावा करते हैं, उनका चेहरा भी बेनकाब हो सकता है। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि अब इस मामले में करीबन 11 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और सुमन सौरभ की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल सुमन सौरभ ने 100 में से महज 48 प्रश्नों का ही जवाब दिया था और इस 48 प्रश्न के साथ वह पीटी परीक्षा पास कर गया था। अब पास किसके साथ किया होगा, किसका बर्दाश्त प्राप्त हुआ होगा? निश्चित रूप से टीडीपीएल जो एजेंसी है वह उसमें शामिल होगी। उस एजेंसी के लोग, अभय तिवारी, ये तिवारी, ओ तिवारी जो नाम आ रहे हैं, उनकी उसमें भूमिका होगी। और जिस 10 कर्मियों का जेपीएससी से आज एकमुश्त तबादला किया गया है, उनकी भूमिका भी होगी। यानी एजेंसी कार्रवाई कर रही है, सीआईडी तो कार्रवाई कर रही है। और एक साथ 10-10 कर्मी जो पदस्थापित रहे हैं वर्षों से वहां, उसे निकाला जा रहा है, तो निश्चित रूप से सीआईडी एक बड़ा कदम उठाती हुई दिख रही है। लेकिन मैं टीडीपीएल की बात कर रहा था। जिस तरीके से सुमन सौरभ की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से इस मामले में पहले ही श्वेता गुप्ता, टीडीपीएल के डायरेक्टर रामदार सिंह और सुमन सौरभ और अभय तिवारी जैसे लोगों, अरविंद कुमार और सोनू कुमार जैसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसका मतलब साफ है कि सिर्फ 14वीं जेपीएससी नहीं, वो तमाम परीक्षाएं जिसका आयोजन टीडीपीएल के द्वारा किया गया था और जिसका आयोजन जेपीएससी के द्वारा हाल के दिनों में किया गया है, अब वो तमाम परीक्षाएं संदिग्ध हैं। एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, टीडीपीएल के द्वारा अब तक मुख्य रूप से 10 परीक्षाओं का आयोजन किया गया, 15 परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें से 10 परीक्षाओं का आयोजन जेपीएससी के लिए किया गया है और 5 परीक्षा का आयोजन जेएससीसी के लिए किया गया है। हालांकि जेएससीसी इसे खारिज कर रही है और उसकी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन जेपीएससी की ओर से जिन परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, उसमें संयुक्त सिविल सेवा मुख्य रेगुलर हुआ, बैकलॉग परीक्षा हो गया, सिविल जज परीक्षा हो गया, लोक सहायक अभियोजक की परीक्षा हो गई, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज की परीक्षा हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा हो गई, बॉयलर इंस्पेक्टर की परीक्षा हो गई, झारखंड पात्रता परीक्षा जेटेट की परीक्षा होगी। कुल 10 परीक्षाओं का आयोजन टीडीपीएल कंपनी के द्वारा किया गया है और वो टीडीपीएल जो यूपी में ब्लैक लिस्टेड था, हालांकि उसका चयन कैसे हुआ, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को झारखंड में इतनी बड़ी जिम्मेवारी कैसे मिली, अब एल ख्यांगते के साथ सीआईडी की पूछताछ जारी है। उस पूछताछ में एल ख्यांगते क्या जवाब देते हैं और क्या ये सीआईडी उससे संतुष्ट होती है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन 10 परीक्षाओं का आयोजन हुआ है और इसलिए जब 14वीं बीपीएससी में, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी है, अब उसके पुख्ता सबूत मिल गए हैं। जिस तरह सौरभ सुमन की गिरफ्तारी हो गई है, इसका ओमार्कशीट पहले से ही सोशल मीडिया में घूम रहा था, तो अब ये कोई मानने का अब
आधार नहीं है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक हुआ। छात्र जो पहले दिन से मांग कर रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि जेपीएससी में पूरी तरह नियमितता हुई है, 14वीं जेपीएससी में कम से कम उसकी पुष्टि हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके से जो 10 परीक्षाएं ली गई है वो कितना पाक साफ है। यदि 14वीं जेपीएससी में अनियमितता हुई है तो बाकी की जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो 11वीं जेपीएससी का मामला हो, 12वीं जेपीएससी का मामला हो, 13वीं जेपीएससी का मामला हो, जिसका आयोजन टीडीपीएल कंपनी के सौजन्य से हुआ है या उसके जिसकी जिम्मेदारी टीडीपीएल पर थी, तो उन परीक्षा से निकले हुए जो अभ्यर्थी हैं या जो चयनित छात्र हैं और जो अब विभिन्न भूमिकाओं में हैं झारखंड सरकार में, क्या उन पर सवाल नहीं उठेगा? और क्या यह मांग अब जोर नहीं पकड़ेगी कि 14वीं जेपीएससी के साथ ही 11वीं जेपीएससी, 12वीं जेपीएससी, 13वीं जेपीएससी की परीक्षा को भी रद्द किया जाए? क्या यह मांग नहीं उठेगी कि सिविल जज परीक्षा, संयुक्त सिविल सेवा, मुख्य रेगुलर और बैकलॉग परीक्षा, सहायक लोक अभियोजक की परीक्षा, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज की परीक्षा, प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा, बॉयलर इंस्पेक्टर की परीक्षा और झारखंड पात्रता परीक्षा, ये तमाम जो परीक्षाएं हुए हैं इसको रद्द किया जाए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़ी बीमारी जिस तरीके से इस बार सीआईडी ने हाथ डाला है और सीआईडी हर दिन मामले को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। लोग कह रहे थे कि सीआईडी जांच से कुछ होना जाना नहीं, लेकिन सीआईडी ने जिस तरीके से अब तक काम किया है, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं बनती है कि सीआईडी सही दिशा में नहीं जा रही है। और शायद छात्रों को अब इस पर निगाह बनाए रखना चाहिए। लेकिन मैं जो कह रहा था कि किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को या उससे जुड़े छात्र को यदि छात्र अपने मंच पर स्थान देते हैं तो उनकी मुहिम कमजोर पड़ जाएगी। और देखा यह जा रहा है कि हालांकि छात्रों ने जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम और वासु वालों को दूर रखा, लेकिन भाजपा के कई चेहरे उनके मंच पर अभी मौजूद हैं। छात्रों को इससे सतर्क रहना पड़ेगा और क्योंकि उनकी विश्वसनीयता अब खतरे में पड़ रही है। लेकिन मैं सिर्फ जेपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं और इसलिए छात्रों से बार बार आग्रह कर रहा हूं कि नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर अपनाइए। झारखंड में सवाल सिर्फ जेपीएससी का नहीं है, जेएसएससी का भी है, दूसरी तमाम एजेंसियों का भी है। अभी हाल में ही धनबाद में छापेमारी हुई थी, ईडी की छापेमारी, और ईडी की जब छापेमारी हुई तो उसमें डिप्टी मेयर अरुण चौहान, हरेंद्र चौहान, चर्चित कोयला कारोबारी एलबी सिंह, रंजीत कुमार सिंह, महेंद्र सिंह, रोहित यादव, गणेश यादव, माधव सिंह, अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की गई। लेकिन बड़ी खबर जानते हैं कहां है? बड़ी खबर यह है कि जब वो छापेमारी हुई और जो ईडी को जो हाथ लगी है सूचना, उसके हिसाब से माना जाए तो 50 ऐसे नाम हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और पुलिस के अफसर भी हैं, जिनको वहां से नियमित रूप से राशि मिलती थी। जो छोटे थे उनको कम राशि मिलती थी, बड़े थे उनको अधिक राशि मिलती थी। आनी जो सिपाही है उसको 50,000 मिल रहा है, कोई बड़ा अफसर है तो उसे 2 लाख मिल रहा है। आनी 50 ऐसे कर्मियों की सूची ईडी के पास है जिनको नियमित रूप से, मासिक रूप से कोयला व्यापारियों के द्वारा पैसे दिए जा रहे थे। सिर्फ धनबाद में नहीं, धनबाद के बाहर भी जो पदस्थापित है उनको भी दिया जा रहा था। मतलब साफ है, यदि धनबाद से निकला कोयला पलामू में खप रहा है, धनबाद से निकला कोयला बरही में खप रहा है, धनबाद से निकला कोयला हजारीबाग में खप रहा है, तो उस अधिकारी को जो धनबाद से बाहर हजारीबाग में है उसे भी पैसे मिल रहे थे। और छोटी मोटी रकम नहीं, जितना उनका सैलरी है उस अधिकारी का, करीबन करीबन उससे अधिक उन्हें कोयला व्यापारियों के द्वारा राशि दी जा रही थी। क्या यह झारखंड का विषय नहीं? क्या झारखंड में संगठित लूट का मामला नहीं है? क्या छात्रों को सिर्फ जेपीएससी पर ही आवाज उठाना है या एक भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड की बात भी करना है, जहां कोयला है, कोयला का कारोबार है, लेकिन
उस पूरे कारोबार से झारखंड के लोगों को, झारखंड के नौजवानों को क्या मिल रहा है? और ये जो 50 कर्मी जिनकी चर्चा हो रही है, बताया जा रहा है करीबन करीबन 50 अफसर ऐसे हैं जिसमें मोस्टली जो है पुलिस विभाग के हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और इन्हें नियमित रूप से जिस तरीके से लाख 2,50,000 की सैलरी दी जा रही, सैलरी ही कहा जाए साहब, कोयला व्यापारी अब सैलरी दे रहे हैं पदाधिकारियों को, इसमें झारखंडी जुआ कहां जाएंगे और कौन सा सपना पालेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि बगैर किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के, बगैर किसी पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन के, यदि आप इसी तरह लड़ाई लड़ते रहे तो यह जो धनबाद में कोयले की लूट हो रही है ना, इसका भी पर्दाफाश कोई करेगा तो आप जुआ करेंगे। और जेपीएससी, जेएससी और जो तमाम परीक्षाएं जो मैंने गिनाया, जिसमें 10 परीक्षाएं लगभग शामिल है, यदि इसे रद्द करवाना है और एक बार एक मुश्त परीक्षा का आयोजन करवा करके झारखंड को उस दाग से मुक्त कर देना है कि यहां सिर्फ पेपर लीक होता है और घपलेबाजी होती है, तो आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के झांसे में आना नहीं पड़ेगा। और फिर यदि आते हैं तो फिर वही होगा जो सौरभ सुमन के साथ हुआ। एक सौरभ सुमन तो एक पक्ष है, आने वाले दिनों में आपके ही बीच से कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो इसी जेपीएससी के खेल में शामिल रहे हैं। हालांकि मैं उसके नाम का खुलासा नहीं कर रहा हूं, वो चेहरे आपके साथ भी घूम रहे हैं, आपके साथ ही जयकारा, इनकलाब, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन याद कीजिएगा, सौरभ सुमन का नाम तो पहले उछल गया था। इस झारखंड में कितने ऐसे सौरभ सुमन हैं? और फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी में जिन तमाम नेताओं का नाम आया, उसमें कांग्रेस के नेता भी थे, आंसू के भी थे, किसी का भाई था तो किसी का रिश्तेदार था, और तमाम अधिकारियों के अपने अपने भाई भतीजे थे। इसी झारखंड में तो यह खेल हुआ है। एक और खबर जो झारखंड के युवाओं के लिए बेहद जरूरी है और जिसे उन्हें जानना चाहिए, रांची यूनिवर्सिटी लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, इसमें डायरेक्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई, अनरिजर्व कैटेगरी की थी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बहाली निकाली गई, और जब असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बहाली निकाली गई तो झारखंड का एक छात्र था दशरथ सिंह नाग। दशरथ सिंह नाग को लिखित परीक्षा में 60% मार्क्स मिलते हैं, 60%, याद कीजिएगा। और यूपी के एक हैं शिवेंद्र कुमार, उन्हें 49.83% मार्क्स मिलते हैं। यानी शिवेंद्र कुमार से 11% मार्क्स झारखंड का वो जो लड़का है दशरथ सिंह नाग, उसे हासिल होता है। आदिवासी समुदाय से आता है। और ये जो शिवेंद्र कुमार हैं अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यूपी के रहने वाले हैं। लेकिन जानते हैं परीक्षा में क्या हुआ? परीक्षा में तो बाजी मार गए सिंहनाग, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू कितने समय का हुआ पता है आपको? 5 मिनट। 5 मिनट के इंटरव्यू में एक झारखंडी का गला घोट दिया गया। जिस शिवेंदु को मुख्य परीक्षा में रिटन एग्जामिनेशन में 49% मार्क्स मिला था, उस शिवेंदु को 5 मिनट के ऑनलाइन इंटरव्यू में इतना मार्क्स दिया गया कि वह दशरथ सिंह नाग से ऊपर चला गया और बाजाबते उसकी नियुक्ति का ऐलान कर दिया गया। तो धनबाद का मामला हो, जहां कोयला व्यापारियों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस कर्मियों को बाजाबते मासिक वेतन दिया जा रहा है, और बाजाबते नोट सीआईडी को जो मिला उसमें नोट मिला है, हालांकि उसमें नाम लिखा हुआ नहीं है। अधिकारी नंबर 1, अधिकारी नंबर 2, अधिकारी नंबर 3, अधिकारी नंबर 4, यही है। पदनाम भी नहीं है, नाम भी नहीं है, अधिकारी दर्ज है। यानी खेल हो रहा है। तो धनबाद में कोयले का खेल, रांची यूनिवर्सिटी में झारखंडियों को गला रेतने का खेल, जेपीएससी जेएससी में तो आपके अरमानों का कत्ल का खेल। आपको लगता है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले आप यह लड़ाई लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। इसलिए जो लड़के कह रहे थे कल सीएम हेमंत मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, आज जाके पूछिए उनसे,
क्या करें अब हम? सुदेश महतो जिंदाबाद के नारे लगाएं, क्योंकि जो लड़के न्यूट्रल थे, हजारीबाग से चल के आए थे और जो वास्तव में बदलाव चाहते थे, झारखंड में बदलाव चाहते थे, जिनके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, वे लड़के हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा रहे थे। नारा कौन लगा रहे थे? जेल के वाले लगा रहे थे, आंसू वाले लगा रहे थे। एक का पर्दाफाश हो गया सुमन सौरभ के रूप में। पता नहीं कल क्या हो, कई और चेहरे उनके बीच से निकल कर चले आए। पर वो लगा क्यों रहे थे? क्योंकि इस सत्ता की मलाई सबने खाया, फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी से आज तक, और यदि आज भी उनकी चाहत मलाई खाने की। बाबूलाल मरांडी मुर्दाबाद। मैं बाबूलाल मरांडी मुर्दाबाद का भी समर्थक नहीं हूं, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का भी समर्थक नहीं। यकीन मानिए, बाबूलाल मरांडी बहुत भले आदमी, बहुत अच्छे आदमी। जिन परिस्थितियों में सीएम पद पर उनका पदस्थापन हुआ, वो झारखंड के कोई ऐसा चेहरा नहीं थे कि भाजपा के पास विकल्प नहीं था। करिया मुंडा एक सशक्त चेहरा थे उनके पास। लेकिन और वो तस्वीर भी आपको याद होगी, जब झारखंड का गठन हो रहा तो दिसुम गुरु शिबू सोरेन अटल बिहारी वाजपेयी से मिल रहे थे, पैर छू रहे थे, क्योंकि सपना झारखंडियों का यही था कि झारखंड की लड़ाई दिसुम गुरु ने लड़ी है तो झारखंड का पहला सीएम भी दिसुम गुरु होंगे। लेकिन सीएम बनाया गया बाबूलाल मरांडी को। जानते हैं क्यों? इसलिए कि करिया मुंडा के बारे में कहा जाता है कि बहुत कठोर प्रशासक थे और बेहद सख्त ईमानदार थे। उनकी जो ईमानदारी इतनी सख्त थी, एक पैसा इधर और उधर नहीं हो सकता है, इसके कारण वे सीएम कुर्सी से चूक गए। तो फिर बाबूलाल मरांडी को क्यों बनाया गया था? इसलिए कि इनमें विशेष गुण देखा गया। लेकिन मैं कह रहा हूं बाबूलाल मरांडी बहुत भले आदमी थे, तो उसकी वजह है। आप आज 1932 के खतियान की बात करते हैं ना, याद कीजिए, डोमिसाइल मूवमेंट किसने लाया था? बाबूलाल मरांडी नहीं लाया था। बाबूलाल मरांडी ही थे जिन्होंने पहली बार यह सपना देखा था कि झारखंड झारखंडियों का हो। लेकिन फिर वही बाबूलाल मरांडी जेपीएससी के गठन में जब 11 महीने तक फाइल लटकाए रखते हैं और अपने दिलीप कुमार और दूसरे जो अधिकारी हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको लाने के लिए उनके इंतजार में फाइल दबाए रखते हैं, तो क्या बाबूलाल मरांडी ही सब कुछ कर रहे थे? निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी जिस दिन यह खुलासा कर देंगे ना कि किनके इशारे पर यह खेल हुआ था, ठीक है, अभी प्रारंभिक रूप से लगता है कि सारा कसूरवार बाबूलाल मरांडी का है। लेकिन जिस दिन बाबूलाल मरांडी ने यह खुलासा किया कि वो फाइल किसके इशारे पर रोकी गई थी और कौन थे वे चेहरे जो दिल्ली से डिक्टेट कर रहे थे बाबूलाल मरांडी को कि जेपीएससी में इसको रखो, जेएससीसी में इसको रखो, और उसके कारण आज जेपीएससी और जेएससीसी में मवाद फैला हुआ है। याद कीजिएगा, उस दिन झारखंड भाजपा में भूकंप आ जाएगा। बाबूलाल बेहद अच्छे आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मुश्किल यह है कि बाबूलाल जब विपक्ष में होते हैं तब जो बोलते हैं वो ज्यादा सच है, कि जब वे सत्ता पक्ष में भाजपा के साथ होते हैं तब बोलते हैं कि ज्यादा सच है। और इसी में पूरा झारखंड कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए है कि पहले वो डोमिसाइल लाते हैं और डोमिसाइल लाने के बाद कुछ दिन जब भाजपा से बाहर जाते हैं तब वे कह देते हैं कि उन पर तो किसी ने दबाव बना दिया था, उस दबाव में वे लोग डोमिसाइल ले लाए। अरे डोमिसाइल उनकी चाहत नहीं थी। जिस डोमिसाइल को लेकर झारखंड में इतना कोहराम मचा, वो आज भी लड़ाई जारी है। चमरा लिंडा हो या बंधु तिर्की, इसी डोमिसाइल से निकले हुए मजबूत चेहरे। बंधु बाद में बाबूलाल कहते हैं कि वे तो डोमिसाइल लाने के पक्षधर नहीं थे, किसी ने दबाव बना दिया। तो हुजूर यह भी खुलासा कर दीजिए कि जेपीएससी और जेएससीसी को लेकर जिस तरह आपने गंध फैलाई थी और जिस तरीके से दावा किया जाता है कि 11 महीनों तक फाइल लटकी रही, इसके पीछे कौन थे और कौन लोग आपको डिक्टेट कर रहे थे? यह सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा था या इस बार भी कहीं से कोई इशारा हो रहा था? मैं फिर कह दूं, मेरे लिए सीएम हेमंत मुर्दाबाद भी नागवार गुजरता है, मेरे लिए बाबूलाल मरांडी मुर्दाबाद भी नागवार गुजरता है। दोनों झारखंडी हैं और दोनों बेहद ठीक है। लड़ाई इनसे नहीं है, लड़ाई उस सिस्टम से ही है, उस सिस्टम से है जो कोयला व्यापारियों को
माध्यम से अधिकारियों को चंदा पहुंचाता है, चंदा या मासिक वेतन कह लीजिए। उस लड़ाई उस सिस्टम से है जो दशरथ नाग जैसे एक अधिक झारखंडी युवा का गला काट देता है और यूपी के लोगों को नियुक्त करता है। उस सिस्टम से हमारी लड़ाई है जो जेपीएससी और जेसीसी के माध्यम से झारखंडी युवाओं के भविष्य का सपना कत्ल करता है। लड़ाई सिस्टम से होनी चाहिए, लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए। वह व्यक्ति चाहे बाबूलाल मरांडी हो, वह व्यक्ति चाहे हेमंत सोरेन हो। लेकिन फिर से मैं कहूं कि जिस तरीके से सीआईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, यह मानने में कोई अभी इसके पीछे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नजर नहीं आता कि सीआईडी अपने ठीक निशाने पर जा रही है। और यदि इसी तरह सीआईडी की जांच चलती रही, इसी तरह उद्भेदन होता रहा, तो इस बार यह पूरा ऑपरेशन सफल हो जाएगा। उन लोगों को शुभकामनाएं जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई का हक हमने जेपीएससी फर्स्ट और जेपीएससी सेकंड में देखा है। आज तक जेपीएससी फर्स्ट और जेपीएससी सेकंड के अधिकारी बने घूम रहे हैं और सीबीआई की जांच होती रही। सीबीआई की जांच होगी तो उधर से सवाल उठेगा, सीआईडी की जांच होगी तो उधर से सवाल उठेगा। किसकी इंटीग्रिटी पे विश्वास किया जाए? खैर, तमाम छात्रों को एक बार फिर से जोहार, शुक्रिया और अनुरोध, आप इसी तरह से मैदान में डटे रहें, लड़ाई लड़ते रहें, क्योंकि यह झारखंड की लड़ाई है, झारखंडियों की लड़ाई है। यह निश्चित रूप से आपके बीच भी कुछ दागदार चेहरे हैं, उनके खिलाफ भी आवाज बुलंद कीजिए, उनको भी बेपर्दा कीजिए। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।